नमस्कार दोस्तों। क्या आप देश में मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर और मूर्तियां तलाशने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है? क्या आप देश में सदियों पुरानी मस्जिदें और दरगाहों को सर्वे कराने के आदेश निचली अदालतों से देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है? क्या आप देश में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक पर रखकर अलग अलग राज्यों की अदालतें ऐसा आदेश देने वाली हैं जिस आदेश के बाद देश में माहौल खराब होगा? दर्जनों दरगाहों और मस्जिदों के नीचे मंदिरों और मूर्तियों की तलाश के लिए या मंदिरों और मूर्तियां होने के सबूत के तौर पर सर्वे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और यह सब क्यों हो रहा है? शुरुआत संभल से हुई, उसके पहले ज्ञानवापी, और अब आज जो खबर आई है अजमेर शरीफ दरगाह से आई। सदियों पुराना यह दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर बना दरगाह, सदियों पुरानी मान्यता, धार्मिक आस्था, लाखों लोग जिस दरगाह पर हर साल जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो अजमेर शरीफ दरगाह है, उस दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से या हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से, कुछ वकील की तरफ से याचिका दायर की गई थी। हिंदू सेना की तरफ से दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है, और यह दावा गाहे बगाहे किया जाता रहा है, विवाद भी पैदा करने की कोशिश होती रही है। लेकिन आज क्या हुआ? अदालत ने, निचली अदालत ने एक तरह से उस याचिका को स्वीकार किया और 20 दिसंबर की अगली तारीख मुकर्रर की, सुनवाई की, और साथ में नोटिस जारी कर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह। और इस नोटिस के साथ ही एक तरह से मुहर लग गई अदालत की कि अगली सुनवाई में हो सकता है सर्वे का आदेश दे दे अदालत, जैसे संभल में हुआ। और संभल में जो कुछ हुआ आपने देखा कि 19 तारीख को, 19 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे याचिका दायर होती है सर्वे के लिए। 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अदालत आदेश देता है सर्वे का। 4 घंटे बाद सर्वे टीम पहुंच जाती है, और उसके बाद फिर 2 दिन के गैप के बाद, 3 दिन के गैप के बाद फिर सर्वे टीम पहुंचती है। क्या बवाल होता है, हम उस पर बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन उस दिन भी हमने चिंता जाहिर की थी कि एक फ्लड गेट की शुरुआत हो रही है, एक नया बवाल शुरू हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे संगठन हैं जो बार बार दावा करते हैं। कोई संगठन 2 लाख मंदिरों की बात करता है जो मस्जिदों के नीचे है, कोई संगठन 2000 की बात करता है, कोई दर्जनों मंदिरों की या ऐसी मस्जिदों की लिस्ट लेकर सामने आ जाता है। कुतुब मीनार से लेकर लाल किला से लेकर जामा मस्जिद तक सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है कि इन सब के नीचे मंदिर हैं, इसलिए सबकी खुदाई और सर्वे होना चाहिए। तो क्या यह नया बवाल देश में एक नया तनाव पैदा करेगा? और यह बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, कौन इसको तवज्जो दे रहा है, अदालतें क्यों प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक पर रखकर ऐसे फैसले कर रही हैं, क्यों ऐसी याचिकाएं कबूल हो रही हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और अगर ये याचिकाओं का सिलसिला ये ऐसे ही शुरू हुआ, ऐसे याचिका दायर होती रही, ऐसे ही फ्लड गेट खुला, तो अंजाम क्या होगा? क्या ये कुतुब मीनार के नीचे, धार में भोजशाला में जहां विवाद है, वहां मस्जिद और दरगाह और मंदिरों के नीचे जहां भी बात हो रही है कि वहां मूर्तियां हैं, क्या ये सब सर्वे के की जद में आएगा और निचली अदालतें ऐसे सर्वे के फैसले देगी? इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, और इसका डर, इसका खतरा, इसका अंदेशा और इसका मकसद। हमारे साथ खास मेहमान है, पहले भी हमने बात की थी, एनके सिंह साहब, स्क्रीन पर उन्हें लाया जाए। जो कुछ हुआ अजमेर शरीफ में, संक्षिप्त में अगर बताएं कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने याचिका दायर की। उन्होंने कहा महादेव का मंदिर है इस दरगाह के नीचे, जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो 11वीं सदी में, 11वीं शताब्दी में भारत आए थे, और जैसा कि मैंने कहा सदियों से वहां करोड़ों लोग जाते रहे, चादर चढ़ाते रहे। तो उसके बाद अदालत, निचली अदालत का वो फैसला, उस फैसले के बाद बवाल, और लगातार बहुत सारे लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर देश को हम कहां ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत पहले अजमेर शरीफ से, और मैं ये कहूंगा कि 3 दिन पहले जब हमने और एनके सिंह साहब ने बात की थी, तभी अंदेशा जताया था कि अब ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये कहां जाकर थमेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिंह साहब, अजमेर शरीफ से जो खबर आई, हम लोगों ने परसों भी इस पर बात की थी, तो इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो देखता हूं कि ये अब अलग अलग राज्यों में जो ऐसे सैकड़ों दावे हैं, दावे करने वाले संगठन हैं, ये याचिकाओं का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अजीत जी, मुझे डर है कि ये देश सीरिया बनने जा रहा है, इज़राइल फिलिस्तीन बनने जा रहा है। जो हालात हैं और जिस तरह से एक कम्युनिटी, उसके सिंबल्स,
उसके जितने भी इवन सर्वाइवल के इम्परेटिव्स है। मान लीजिए कि जो थूक वाला प्रकरण शुरू हुआ है कि वो थूक लगा के सामान बेचते हैं, इसलिए कोई सामान न लो, ये उनके इकोनॉमिक रूट्स पे हमला है। तो इस देश में ये एक अजीब सा माहौल बन रहा है, जो कि हमें डर है कि ये एक शांत भारत कहीं एक उपद्रव की उसपे आगोश पे न चला जाए। इस पे देखिए आप 38 पेज की ये पिटीशन है और 38 पेज में एक कहीं से किताब उठाई गई है जो किसी एक जज ने लिखी है, हरविलास शारदा, और जज साहब ने उसमें कहा है कि ट्रेडिशन से, जरा उसका सुनिएगा, इस बिल्कुल। पूरे पिटीशन का लब्बलुआब क्या है कि परंपरा से समझ में आता है कि यहाँ पे एक महादेव का मंदिर इसके नीचे था और उसमें संडल कहते हैं, इसको संडल जो हम लोग जलाते हैं, तो धूप दीप जो होता है, तो उसको कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार रोज जलाया करता था और इवन आज भी जो वहां का वो है जो सेवक है, वो आज भी वहां पे वो जलाता है, संडल जलाता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ट्रेडिशन कहता है, ऐसा मुझे आभास है, ये जज साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे लगता है कि इसके नीचे मंदिर था, ऐसा परंपरा से नजर आता है। और ये कह के उन्होंने ये पिटीशन, ये हिंदू संगठन ने, जिसके विष्णु गुप्ता है, उन्होंने दायर कर दिया है। जज साहब हमारे इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने फौरन तीनों को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस दे दिया, एएसआई को दे दिया और दरगाह के इंतजामिया को दे दिया, उसके मैनेजमेंट के 3 लोगों को दे दिया है, सेक्रेटरी जिसमें शामिल है। और ये कह रहे कि साहब बताइए क्यों ना सर्वे कराया जाए, जो इनकी डिमांड है। और डिमांड ये भी है कि साहब यहाँ पे ये हिंदू मंदिर था, इसलिए इसको खत्म करके हिंदुओं को पूजा करने का, इबादत करने का ये हक दिया जाए। आप जरा गौर कीजिए, इस देश में कानून है जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आप देखें तो उसका सेक्शन 3 और 4 चीख चीख के कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो 15 अगस्त को स्थित थी वो बहाल रहेगी। ये 1911 का की किताब में लिखा है। जाहिर है कि इसको कभी भी, और उसमें लिखा क्या है, उसका सेक्शन 4 कहता है कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा की जाती है, घोषणा और न्यायालयों आदि के की अधिकारिता का वर्जन है। मतलब कि ये किसी भी कोर्ट में ये मामला नहीं लिया जा सकता, ये बाकायदे पार्लियामेंट का कानून कहता है। आगे कहता है ये घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। मतलब कि 47 में अगर ये यहाँ पे ये सूफी संत का मंदिर दरगाह था, तो वो दरगाह ही रहेगा। आज अचानक कोर्ट को ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर किया, और वो ब्लंडर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ब्लंडर अनायास हुआ है, लेकिन उसने कहा कि नहीं साहब, हम कुछ नहीं कर रहे, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, हम धार्मिक चरित्र क्या है ये सुनिश्चित कर रहे हैं। बस वो दिन और आज का दिन, वैसे व्यूअर्स को हम गलती हो गई, मैंने शुरू में मुझे जो बताना चाहिए था ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आज ही के दिन फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, नई डेट आई है और 4 दिसंबर को इस एक्ट की वैधानिकता के बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है, जिसमें वर्तमान सीजेआई उसको देखेंगे। याद कीजिएगा पिछले सीजेआई ने इसको एक्सेप्ट किया था 2022 में, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हाँ साहब, इसकी जो गलतियां है, हो सकता है संविधान सम्मत ये कानून ना हो, उनको वो संविधान सम्मत नहीं लग रहा है। एक अच्छा कानून जिसने कि ये किया कि ये धार्मिक विवाद खत्म किया जाए, ये देश सबका है, तो उन्होंने वो कानून बनाया गया 1991 में और कहा गया कि भाई ठीक है, राम मंदिर छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी मंदिर नहीं लिया जाएगा जो कि 15 को जो स्थिति रही है वही बहाल रहेगी। और अब कोई भी इसका वाद नहीं लिया जाएगा किसी भी कोर्ट द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा। आप जरा दो सोचिए, उसको कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी महान सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि नहीं साहब, हम सिर्फ ये डिटरमाइन करा रहे हैं कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर कैसा है, हम बदल नहीं रहे हैं। कानून में तो बदलना मना है। मतलब ये कि तूने नहीं तो तेरे बाप ने पी होगी। शेर ने मेमने को कहा, जब तय हो गया कि साहब आप जबरदस्ती किसी को मार के नहीं खाएंगे, हम रोज एक एक भेजते रहेंगे आपको खाने के लिए। शेर को आई तबीयत की, एक बड़ा प्यारा मेमना था, पानी पी रहा था। तो शेर ने कहा कि मेमने से कि तुमने मेरा पानी झूठा कर दिया, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा हुजूर, आप ऊपर हो मैं नीचे हूं, पानी तो आप झूठा कर रहे हैं, मैं तो नीचे खड़ा हूं, मेरे से कैसे झूठा हो जाएगा। उसने कहा तूने नहीं तो तेरे बाप ने की होगी। और ये कह के मेमने को वो खा गया। तो यही इस देश में हो रहा है कि कानून क्लियर कह रहा है कि कोई भी केस आप नहीं लेंगे। लेकिन अच्छा, वो भी किसका ले रहे हैं आज? आज ये केस, ये सूफी संत थे, ये बिल्कुल किसी भी रिलीजन के नहीं थे। आपको ताज्जुब होगा कि हिंदू यहाँ पे जियारत करने बहुत लंबी संख्या में आते हैं, क्योंकि ये सूफी संत जो मैं गया हूं अजमेर शरीफ सर, मैं गया हूं और मैं सैकड़ों की तादाद में वहां हिंदुओं को देखा है और बहुत जानने वाले ज्यादातर, लोग। इनफैक्ट जी इस दौर में थोड़ा 10 साल में एक माहौल खराब हुआ, हालांकि फिर भी मोदी जी की तरफ से भी चादर भेजा गया था, लेकिन पहले बीजेपी की सरकारों में वाजपेयी जी की तरफ से भी चादर चढ़ाने के लिए भेजा जाता था और हजारों हिंदू हर महीने अजमेर शरीफ जाते हैं। सही कहा आपने। और जो और शुरुआत में सूफीइज्म जो माना ही जाता है कि सूफीइज्म एक बिल्कुल इनरिलीजियस, मतलब जैसे कि जो अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, लगभग उसी किस्म का ये सूफीइज्म था, जिसमें कि रिलीजियस जो हार्डकोर चीजें होती है वो होती ही नहीं है। सूफीइज्म बिल्कुल यूं समझिए कि जो अद्वैतवाद है भारत में हिंदुओं का, लगभग उसी के बरक्स ये है। सूफीइज्म अब बहुत इसमें ही एक अच्छा, जिसमें बिल्कुल कोई भी इस तरह के कर्मकांड नहीं होते, इस तरह का हार्डकोर नहीं होता, हिंदू से एक्सेप्ट करता है। और यूं ही नहीं, एक मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग है जो सूफीज्म से मुतासिर है, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जो सूफीज्म के, चूंकि हमने वो फिलॉसफी पढ़ी है, इसलिए हम जी। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लिबरल वो है, सेक्ट अब है। इसमें सिंह मैं, साहब, इसमें एक बात जो जी शुरू में आपने कहा भी कि जो ये याचिका है 38 पेज की, जो अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर की, महादेव मंदिर की, उस याचिका का जो मूलाधार है, जो मूल आधार है, जो रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 की लिखी गई किताब है, जिस किताब में उन्होंने कहा है कि मौजूदा इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताए गए थे, ये सब जो भी कहा है। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब कोई भी किताब, भाई तो पीएनओ की किताब है जो आगरा के ताजमहल के नीचे थे जो महल है, और इस सब पे दुनिया भर किताबें लिखी गई। और कोई भी आदमी किसी दौर में किताब लिखा, उसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस या सर्वे किया, एसआई ने किया। और इन सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे विवाद वहीं खत्म होते हैं जहां 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आया, और उस एक्ट ने एक दिशा दी कि आप 1947 15 अगस्त के बाद के सारे जो ऐसे जो धार्मिक स्थान हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, कोई उसको बदला नहीं जाएगा। लेकिन अब मैं वही कह रहा था कि और वहां इस से शुरुआत। कानून की तारीफ इसी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इसी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर हिंदुओं को देने, जो अयोध्या का डिस्प्यूटेड लैंड था, उसको हिंदुओं को देने के जजमेंट पे कहा था कि साहब अद्भुत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह मजबूती से प्रोटेक्ट करता है, ये गजब का लॉ है। और ये कह के वो हिंदुओं को दे दिया बैलेंस करने के लिए। इसमें कौन था? जस्टिस चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ थे। अब वो और जस्टिस उनको थे, बाद में अचानक, चीफ जस्टिस बन गए। हाँ जी अचानक उनको ब्रह्म ज्ञान आया कि नहीं नहीं, इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैधानिकता देखी तो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स के, ये वायर्स को स्टेट करता है कि नहीं, एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। ये कह के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पेटिशन कि अच्छा हम देखते हैं कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं कानून। वो दिन और आज का दिन 4 दिसंबर को इसी पे सुनवाई होने जा रही है कि ये कानून सही है कि नहीं। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर ये कानून सही निकला तो ये सारे वाद खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि वो चीख चीख के कह रहा है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में बहुत स्पष्ट कहा गया है, कोई अंधा भी अगर उसको देखेगा, जिसको कि आप सुनाएंगे, सड़क का कोई आदमी जो सब समझ का होगा उसको भी सुनाएंगे, उपासना स्थलों के संपरिवर्तन का वर्जन, कि मतलब किसी भी उपासना स्थल को, जो 15 अगस्त की स्थिति थी 1947 की,
1947 की, उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ये कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय से के भिन्न अनुभाग या भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदाय उससे या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तन नहीं करेगा, मतलब उसको बदला नहीं जाएगा। ये सेक्शन 3 है। आज आप ये क्यों कर रहे हैं? पिटीशन में क्या लिखा है, उसमें आपने याचिका में वो क्या है, प्रेयर क्या है? प्रेयर है कि साहब अगर ये हिंदुओं का है, सर्वे कहता है तो इसे हिंदुओं को दे दिया जाए, मतलब आप परिवर्तन कर, ये तो पिटीशन वहीं पे खारिज हो जाना चाहिए था। फिर आपको अधिकार भी नहीं है इसको सुनने का, लेकिन हमारी महान सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, वो तो खाली असेसमेंट कर रहे हैं ना, वो तो सर्वे करके देखेंगे कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या रहा है, कैरेक्टर की पहचान करें, जिसकी शुरुआत ज्ञान वापी से हुई और जो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने ज्ञान वापी, मथुरा का मस्जिद, मथुरा का शाही ईदगाह, ये सारे तो उस लपेटे में आ गए। ये स्क्रीन पर हमने दिया है जामा मस्जिद संभल, जो ये टारगेट पर अभी है। अजमेर शरीफ दरगाह, आज जो कोर्ट से ऑर्डर आ गया। कुतुब मीनार दिल्ली, चलिए होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वहां भी कहते हैं कि 27 मूर्तियां, मंदिरों की मूर्तियां उसके नीचे है। कमालुद्दीन मस्जिद है एमपी में, भोजशाला है मध्य प्रदेश में धार में, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा और टीले वाली मस्जिद लखनऊ। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिसका, इसमें ताजमहल का जिक्र नहीं है, ताजमहल को लेकर भी इतनी बार बवाल करते हैं। लंबी लिस्ट है जो कहते हैं कि यहां इसके नीचे मूर्तियां हैं या मंदिर है या मलबा है, इसलिए ये तोड़ा जाए। सवाल ये उठता है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सदियों पुराना कोई जख्म है, 500 साल 700 साल पहले क्या है वो इतिहास में दफन है। अब वहां से हम आगे बढ़ गए, हम विश्व गुरु बन रहे हैं 2047 की बात, और दुनिया भर के आगे की बात कर रहे हैं। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, कानून है, अदालतें हैं, और एक चीज तय हो गई। उसके बाद इस तरह के विवाद पैदा करने की कोशिश के बीच अदालत की भूमिका को क्या किया जाए, जब अदालतें उस फ्लड गेट खोलने की तरफ फैसले कर रही है। संभल की निचली अदालत ने जैसे किया, और अब अजमेर की अदालत ने कर दिया कि हाँ ये मेंटेनेबल है ये याचिका, और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया। अगर उपलब्ध हो तो कल मोदी जी का वो संविधान को सर माथे लगाते हुए जरा सा वो फोटो कल का दिखा दीजिए। राहुल गांधी जी के घूम घूम के देश में, दुनिया में कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो मोदी जी ने स्पेशल अवसर ये निकाला 25 नवंबर, जिस दिन संविधान अंगीकार हुआ था। दरअसल 26 जनवरी नहीं, 25 नवंबर था वो। 25 नवंबर को कल उन्होंने एक पूरा नाटक के तहत उन्होंने बड़ा जो ओरिजिनल संविधान है उसको लेके अपने माथे लगाया। मुझे बड़ी हंसी आई देख के कि, और उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि वो किसी भी संवैधानिक संस्था को कभी कोई दबाव नहीं डालते, क्योंकि संविधान उनके लिए सर्वोपरि है। ये बात उन्होंने कही। और आज यहाँ पे ये शुरू हो गया सिलसिला अजमेर शरीफ को भी, जबकि उसका सम्मान बिल्कुल अलग था। ये क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना बौना हो गया है? सुप्रीम कोर्ट को ये अचानक ब्रह्म ज्ञान आता है, एक अच्छा कानून जिसने हमेशा के लिए, अच्छा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने 1991 में ये इसलिए किया कि एक चीज होती है हिस्टोरिसिज्म वर्सेस प्रेजेंटिज्म। आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को, ऐतिहासिक गलतियां जो हुई हैं 500 साल पहले, उसको आज की वर्तमान पीढ़ी पे चस्पा करके उससे उसका बदला नहीं ले सकते। ये पेटेंटली रॉन्ग है। 500 साल पे किसी आताताई बाबर ने, किसी औरंगजेब ने क्या किया, इसका आज के मुसलमान, उनके इबादत गाह, उसको आप फिर से बदल के आप ये नहीं कर सकते। इसको कहते हैं हिस्टोरिसिज्म लॉजिक में कि आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को आज करेक्ट करेंगे और समाज देखता रहेगा। और समाज में जो वो वर्ग है जिसके पुरखे जिम्मेदार थे, आप आज उनसे लेंगे बदला, तो उस समय तो तब तो ये होगा कि बलात्कार भी हुए थे उस जमाने में। बाबरनामा पढ़िए, बाबरनामा सेना को खुली छूट दे दी थी लूट की, उस समय लूट भी हुए थे। क्या आप इस प्रतिकार ऐसे लेंगे? तो यहाँ पे पहला तो ये है, प्रेजेंटिज्म कहते हैं कि नहीं, जो प्रेजेंट है
हम उसको वैल्यू के टच स्टोन पे संविधान के मूल्यों के हिसाब से रखेंगे, हम ऐतिहासिक गलतियों को नहीं देखेंगे। ये तर्क है, जो प्रेजेंटिज्म का तर्क है। हिस्टोरिसिज्म कहता है कि साहब जो पुरानी गलतियां हुई है उसको दुरुस्त तो करना है, और हमारे चंद्रचूड़ साहब इसके अनुयायी हैं कि नहीं साहब वो गलतियां तो हुई हैं। आप देखें कि किस तरह उन्होंने एक एक चीज जो खत्म हो गई थी, कानून ने उसे खत्म कर दिया था, उसको फिर जिंदा कर दिया। क्या कि नहीं साहब, वो तो सिर्फ डिटरमाइन करेंगे, सुनिश्चित जी। करेंगे जांच करके कि यहाँ पे मंदिर था तो नहीं। ज्ञानवापी के कोई संदर्भ में पूछे एक कि सेकंड रोक रहा हूं सिंह अगर साहब, एक जी सेकंड रोक रहा हूं। हम एक तस्वीर चाहते देखे देखिए, ये होता है ना, बहुत सारे लोग लगता है कि चलिए सर्वे हो रहा है तो गलत क्या है, ऐसा कहने वाले सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इंटेंशन देखिए, उसका सबूत ये कुछ सेकंड का वीडियो है। वीडियो प्ले करिए ऑडियो के साथ, देखिएगा जरा इसको। ऑडियो सर्वे हुआ था और आज दूसरी बार ये जो देख रहे हैं, आवाज आने के लिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये सर्वे के लिए जो अपनी टीम है, जो टीम सर्वे करने जा रही थी संभल में, 24 तारीख का वीडियो है। संभल की गलियों से होते हुए 4-5 चौराहों से होते हुए एडवोकेट हैं, जो सर्वे हुआ था, बेटे एडवोकेट हैं, करते हैं जय श्री राम के नारे हैं लगातार। बहुत तनावपूर्ण माहौल में जहां से 19 तारीख को, ये सर्वे का कौन सा तरीका है भाई? आपको सर्वे करने जाना था, आप गाड़ी से जाते, सीधे मस्जिद उतरते और सर्वे की टीम जाती, लेकिन साथ में कौन लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए, उन गलियों से गुजरते हुए, वहां तनाव पैदा करने की कोशिश करते हुए, या चुनौती देते हुए, या उकसाते हुए, या क्या कहते हैं, उनको अपनी हैसियत बताने की कोशिश करते हुए जय श्री राम के सर्वे की टीम के साथ जय श्री राम के नारे कौन लगा रहे हैं? और ये अगर लगा रहे हैं तो इसके इंटेंशन फिर ये यही होगा। कल को हम क्या जाने, कल परसों कुछ दिन बाद या जो अगली सुनवाई है उसके बाद वक्त अदालत क्या फैसला करेगा, अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर पहुंच जाए 1000 लोग, तो देश में क्या हो रहा है? इसका तो बड़ा टाइम टेस्टेड तरीका है। ये गांव में चाहे शहरों में भी ये जो शोहदे गुड्डे होते थे, वो करते क्या थे कि किसी जमीन पे उनकी नजर पड़ गई तो वहां जाके वो पान खा के, शराब पी के 5 मिनट खड़े होंगे, कुछ गाली वाली देंगे, ऐसे हवा में गाली छोड़ेंगे और कुछ करेंगे, कुछ तेवर दिखाएंगे। कुछ उनकी महिलाएं आएंगी तो उस समय वो कुछ कोई ऐसा हरकत कर देंगे ताकि वो घर के अंदर चली जाए शर्म से। महिलाएं डर से निकलेंगी नहीं, कुछ दिन बाद वो डर के वो जब मकान बेच के चला जाएगा। ये जो सर्वे है, सर्वे की बात नहीं है। कल सर्वे आप देखिए जरा, किस तरह से ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसमें शिवलिंग था, और ये रिपोर्ट लीक कर दी गई। सर्वे जब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उसके पहले ही वो सर्वे लीक कर दी गई कि साहब उसमें शिवलिंग मिला, शिवलिंग मिला। जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये शिवलिंग नहीं, ये पानी के फव्वारे का हमारा बना हुआ था। बहरहाल वो जो भी हो, लेकिन सवाल है कि उसको लीक करके आप जब ये सर्वे की रिपोर्ट देंगे तो जरा सोचिए देश भर के हिंदू का जनमानस कैसा होगा, कितना उद्वेलित होगा, और मुसलमानों की स्थिति क्या होगी। तो आपने जो एक चीज, जो भारत का कोड है, जो भारत के ये विवादों, क्योंकि 500 साल पहले ये सब हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुआ था, लेकिन क्या उसको आज मॉडर्न समाज में, जिसमें कि आप वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखे हैं, क्या उसमें आप फिर से लाएंगे? तब फिर आपके बच्चे एआई के दौर में कैसे जाएंगे? वो तो यही नारा लगाते हुए घूमेंगे, और यही इस देश में हो रहा है कि आपके युवा बच्चों, उनको बड़ा आसान मिल गया है, किसी की दाढ़ी नोचो, किसी की पगड़ी नोचो, और ये करके अब देखिए, ये जिस दिन ये कोर्ट में केस आया, आप ताज्जुब करेंगे कि वहां ये जो गुप्ता जी है और जो पिटिशनर है, उन्होंने पुलिस के यहाँ गए, बोले कि साहब मुझे 10 धमकियां आ चुकी हैं मेरे जान से मारने की। अब क्या होगा? एक 4 की गार्ड उनके बंगले पे, उनके घर पे लग जाएगी, और जब निकलेंगे तो दहशत रहेगी, क्योंकि 12 आदमी की सिक्योरिटी उनके साथ चलेगी, जेड सिक्योरिटी मिल जाएगी उनको, बस उनकी दुकान खड़ी हो गई, बढ़िया सिक्योरिटी मिल गई। तो सिंह साहब एक चीज बताइए कि जैसे ये जब सुप्रीम कोर्ट में ये इसको जो वैधानिकता है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उस वैधानिकता के खिलाफ जो याचिका पर सुनवाई के संकेत जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं,
पहले भी याचिका दायर हुई थी, लेकिन अब चूंकि सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पी नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच अब सुनवाई करेगी, तो सवाल ये उठता है कि अब उसके बाद क्या इसमें हो सकता है, कोर्ट को कैसे इंटरवीन करनी चाहिए जो छेड़छाड़ हो रही है। अगर उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सिंपल समझें, जो जो आप बार बार आर्टिकल 3 उसकी सेक्शन 3 और 4 का जिक्र कर रहे हैं कि 1947 के पहले की स्थिति को बहाल रखें, तो अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होनी चाहिए कि ये फ्लड गेट जो खुल गया है ये रुके, वरना अगले 6 महीने में, और ऐसे चुनाव के मौसम में और ज्यादा होगा। यूपी में 2027 में चुनाव है, तो यूपी में ही 1 दर्जन खोज निकालेंगे और जिला अदालतें ऐसे ही सर्वे का ऑर्डर दे देगी एक ही दिन में, संभल में जैसे हुआ, और एक ही दिन में वहां पुलिस और टीम एएसआई की टीम सर्वे करने भी पहुंच जाएगी। कोर्ट देखिए का जो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये तो डिटरमाइन नहीं, लेकिन उसका लॉजिकल पार्ट हम बता दें। जिस दिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इसकी संवैधानिकता चेक कर लेते हैं, जरा सोचिए, एक पवित्र कानून जो कि हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म कर रहा है, राम मंदिर छोड़ के, कि उसका आप देख लीजिए टाइटल सूट, लेकिन उसको छोड़ के किसी भी नहीं होगा। अचानक आप कहते नहीं साहब ये, और क्यों कहा कि साहब एक्ट में लिखा है कि उसका परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके कैरेक्टर को बदलेंगे नहीं। हम बदल नहीं रहे हैं, हम खाली देख रहे हैं। जरा कोर्ट की चालाकी देखिए, ये किस दिमाग की उपज होगी कि आपने कहा नहीं साहब वो तो देख रहे। क्यों भैया, देख के अचार डालोगे उसको रिजल्ट को लेके? उससे जनमानस उद्वेलित होगा कि नहीं होगा? तो हकीकत यह है कि ये वो इंटरप्रिटेशन था। तो शब्दों में कुछ भी लिखते रहिए, हम चालाक लोग हैं, हम मानव हैं और चालाक है। तो नतीजा ये उसमें से एक शब्द निकाल लेंगे। अब यहां पे ये जस्टिस संजीव खन्ना, एक बात देखना होगा कि ये फैसला क्या आता है। 4 को सुनवाई हो रही, फैसला क्या आता है, क्योंकि 4 को तो अभी सुनवाई होगी, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी फैसला होगा, ये भी लंबा ठहेगा। लेकिन 2 चीजें हैं। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है, ये कानून जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये गलत है, ये कानून संबद्ध नहीं है। तो एक तो आपको आधार क्या देना होगा, आप कैसे कहेंगे इसको? वो कह रहा है कि ये विवाद नहीं दे, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं साहब जो गलतियां हुई इसको फिर से दुरुस्त करना पड़ेगा? तब फिर होगा कि साहब यही नहीं है, हाँ, और भी कुछ है। तो पहला तो ये है कि आप इंटेलेक्चुअली इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कानून संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, अगर आपने कह दिया कि नहीं साहब ये एक सही है, तो इमीडिएटली अगला जो आदेश इसका आएगा वो ये होगा, कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट के केस आज से किसी भी लोअर कोर्ट पे नहीं लिए जाएंगे, ये होगा। अब दोनों में हमें देखना है, या तो वो चाहे ये देश शांत रहना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे है कि इस फैसले से वो इस देश के जो संवैधान, वो अशांति है जो आगे बहुत बढ़ने जा रही है, और हम फिलिस्तीन, सीरिया और इजराइल की जो हालत है हम उसमें होने जा रहे हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा या वो हमेशा के लिए इसको बनाए रखने का रास्ता निकाल देगा। हमें देखना होगा कि ये कैसे करता है। एक और चीज हुई, स्क्रीन पर वो दिखाई, हाँ, एक और चीज हुई कि जैसे 2 चीज हुई, 3 हुई। एक तो अजमेर शरीफ से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए जो सर्वे की याचिका थी कि वहां मंदिर है, महादेव मंदिर था सदियों पुराना, उस याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके बाद अब अगली सुनवाई है, नोटिस भेज दिया अजमेर की अदालत ने। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जिसका जिक्र किया, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता पर वहां सुनवाई की तारीख तय हो रही है, अब आगे उस पर क्या होता है देखते हैं। तीसरी एक और चीज हुई आगरा में ये हुआ कि वहां जो ताजमहल के नीचे ये तेजो महालय का दावा करते हैं, वहां भी सुनवाई हो रही है और अगली तारीख वहां जज हैं मृत्युंजय श्रीवास्तव, उन्होंने 16 दिसंबर की तय की है, जिसमें यूथ ब्रिगेड, जो योगी यूथ ब्रिगेड है उसके लोग हैं और कुछ लोग हैं। वहां जो योगी यूथ ब्रिगेड के कोई अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था जुलाई में कि सावन महीने में ताजमहल या तेजो महल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की थी, और उसके बाद इस पर सुनवाई चले। अब ये चाहते हैं ताजमहल में जलाभिषेक करें, कुतुब मीनार के नीचे मंदिरों और मूर्तियों की तलाश की खुदाई करें, अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे, और उसके बाद इन सब के बीच में ये एक सवाल है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की कोई भूमिका होनी चाहिए,
या सिर्फ आप विज्ञापन देंगे कि संविधान को कैसे माथे पर लगाते हैं, संविधान कैसे आपके लिए सब कुछ है, या उनका दखल होना चाहिए, इसमें या अजीत हम जी उनकी छुट्टी को माने ये सब मिली भगत है? नहीं, ये आप कैसे मानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ये उसी की तो देन है, ये उसी की देन है। पॉलिटिकल सिस्टम से आप इतना उम्मीद क्यों कर रहे हैं? मोदी बातें लगाएंगे वो, लेकिन जैसे ही पलट के जाएंगे तो शाम को पिटीशन हो जाएगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम को तो इसका बेनिफिट मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को 38%, 37% जो वोट मिल रहे हैं, उसके पीछे यही तो है ना। तो उसको अगर ये उस पार्टी को अगर ये मिल रहा है, तो वो घास खा के बैठी है कि नहीं करेगी? वो दिन रात करेगी। कोई योगी लाएंगे, कोई जो जो कहेगा कि मरोगे तो बटोगे तो कटोगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सवाल तो ये है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस है जिनसे ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमें उससे क्या अपेक्षा है? क्योंकि पॉलिटिकल क्लास तो उस किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि नहीं, इससे आप ईमानदारी की उम्मीद क्यों करते हैं? ये तो वोट की भीख मांगता है, और याचना में शक्ति नहीं होती है। तो याचना में नैतिक, आप मोदी से नैतिकता मांग क्यों रहे हैं? मोदी वहां जहां बैठे हैं वो इसी भरोसे पे तो बैठे हैं ना कि हिंदू हमें, और 80% अभी तो 37% ही दे रहा है, बाकी किसी और को दे रहा है। लेकिन वो तो लगातार इस पे जोर लगाते रहेंगे कि जो 80% हिंदू है, 79.4%, उसका अभी आधा से कम मिल रहा है, क्यों ना इसको पूरा कर दिया जाए? तो उसके लिए और जोर लगाना पड़ेगा, और ये बताना 80-20 पड़ेगा के कि नारे देखो तो हैं ही। हमारे सामने योगी हमने जी के इन 80-20 के मस्जिदों नारे को चले ही थे। कैसे ढहाया। योगी जी के 80-20 के तो नारे चले ही थे, जो भाई बटेंगे कटेंगे और एक है सिर्फ है तक। बहरहाल सिंह साहब, हम लोग इस बातचीत को विराम देते हैं। देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या अजमेर शरीफ दरगाह पर या वहां से उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उसका भी इंतजार रहेगा। बीजेपी का पूरा सिस्टम किस तरह से इसको भुनाने या माहौल में क्या सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि सारे चैनल पर यह खबर लगातार अब चलने लगेगी, कुछ चल रही है संभल के बहाने, अब अजमेर शरीफ दरगाह के बहाने, और इसी तरह की कहानियां, कहाँ मंदिर था, कहाँ मूर्तियां थी, और कहाँ किस किताब में क्या छपा है, वो पन्ने भी निकाले जाएंगे। लेकिन हमें अदालत की सुनवाई और अदालत के फैसले का इंतजार भी करना पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम लोगों को आगाह करें। फिलहाल एक बार सिंह फिर साहब वो अजीत जी आ गया है मकाम, जिसमें कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कुछ भी, दरअसल मैं मानता हूं कि इस पूरे के पीछे जस्टिस चंद्रचूड़ का वो जजमेंट था, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जजमेंट था। अब ये देखना होगा, हम उस मकाम पे हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से या तो इस देश में शांति बहाल होगी, या हम सीरिया बन जाएंगे। मुझे बस इसी की चिंता है कि सबसे ज्यादा हमें अब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के फैसले को देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी शुभ रात्रि, नमस्कार।